नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी। और प्यारे बच्चों, आज आपको लेके आया हूं मैं राजस्थान बोर्ड, जिसको हम एनसीईआरटी की बुक कहें या कोर्स ए सीबीएसई का कहें, उसका हमने अध्याय 4 कौन सा आत्मकथे, जो एक कविता है जयशंकर प्रसाद जी की, उसको हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम, उनकी अक्षय कीर्ति का आधार क्या रहा कामायनी, उसके बारे में पढ़ा। एक हमने पाठ प्रवेश पढ़ा। पाठ प्रवेश के बाद फिर कविता पर हमने चर्चा की थी, कविताओं पर चर्चा की थी। तो चलते हैं, लेते हैं अपन। क्या थी कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्यक जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे अरे देखोगे ये गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। हाँ, यहां तक हम अध्ययन कर चुके थे और यहां से अब अध्ययन चालू है अपना। क्या है? यह विडंबना अरि सरलते, तेरी हंसी उड़ाहूं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना, औरों को दिखलाऊं मैं। क्या कह दिया कि हे प्रिय, हे प्रिय, यह मेरा दुर्भाग्य है। विडंबना शब्द का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्य है। अरि किसके लिए आया? प्रिया के लिए, कि मैं आपकी इतनी सरलता से अपने मित्रों के सामने हंसी उड़ा रहा हूं। भूलें क्या जिंदगी में आए क्षणिक सुख की यादों को मैं हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊं, या उसे मैं धोखा समझूं? प्रवंचना, धोखा, उसको धोखा समझूं, या फिर मैं उन क्षणिक सुख को अपने मित्रों के सामने, इस संसार के सामने प्रकट करूं। क्या कह दिया? बहुत बहुत ही सटीक और अच्छी लाइनें। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं। हे प्रिय, आनंद लेना बच्चों। हे प्रिय, मैं वह उज्जवल, उज्जवल यानी उजली हुई रातें, जब हम छत के मुंडेर पर बैठकर के चांदनी रातों में खिल खिला करके हंसा करते थे, बातें किया करते थे, वह प्रेम भरी बातें जो छिपाने योग्य है। हे प्रिय, मैं अपने मित्रों के सामने उस प्रेम भरी, उस क्षणिक सुख को कैसे प्रकट करूं? अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, कि हम दोनों आपस में बातें किया करते थे और एक दूसरे की बातों पर खिलखिला करके जोर जोर से ठहाकों के साथ हंसा करते थे। उन बातों को मैं अपने मित्रों के सामने कैसे प्रकट करूं? फिर क्या कह दिया? मिला कहां वह सुख जिसको
मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। क्या कह दिया? आज वह सुख मेरे जीवन में कहां उपस्थित है। वह तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह एक स्वप्न के आते ही वह चला जाता है और वह स्वप्न वापस लौट कर के नहीं आता, इसी तरह से हे प्रिय, तुम्हारा और मेरा मिलन, चाहे वह क्षणिक सुख रहा हो, एक भावनात्मक रहा हो, लेकिन वह मेरे जीवन की एक अमिट निशानी है। तो क्या कह दिया? मिला कहां वह सुख, वह सुख आज मेरे जीवन में कहां है। मैं ऐसा प्रतीत हुआ जैसे तो मैंने कोई स्वप्न देखा था और वह स्वप्न चला गया, वापस लौट करके नहीं आएगा। क्या कह दिया? आलिंगन में आते आते, वाह, आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। क्या कह दिया? आलिंगन क्या होता है कि जिस तरह से हम किसी को गले लगाते हैं, गले लगाते हैं, तो हम तो उसको गले लगाना चाहते हैं और वह हमसे दूर भागना चाहता है। इसी तरह का मेरा जीवन रहा है मित्रों, कि मैं उस सुख को मैंने गले लगाने का प्रयास किया, लेकिन वह सुख मुझसे दूर होता चला गया और इतना दूर निकल गया कि अब मैं जीवन भर उसको प्राप्त नहीं कर सकता हूं। यह समझ में आया नहीं आया? आलिंगन, गले लगाना। मैं आते आते जैसे मैं उसको चाहता हूं सुख को लेना, लेकिन समय की गति के साथ वह सुख, वह समय मेरे से दूर होता चला गया, इसलिए मैं जीवन भर निराश हूं, एकांतवासी हूं, उदास हूं। आगे चले अपन, क्या कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, क्या कह दिया? कि जिसके लाल लाल चेहरे पे लाल लाल गाल कैसे प्रतीत होते थे मुझे, जैसे तो प्रातःकाल पूरब दिशा में उदित सूर्य की किरणें जब इस संसार पर पड़ती है तो संसार जगायमान हो जाता है, अपना आलस्य त्याग देता है और अपनी कर्मशीलता के लिए आगे बढ़ता है। उसी तरह से प्रिया का जो चेहरा है वो मेरे लिए एक गति प्रदान करने वाला था, एक दिशा देने वाला था। उसी के सहारे मैं अपनी जिंदगी को जी रहा था। ये बात समझ में आ गई? अरुण कपोलो, लाल लाल गाल, कैसे? प्रातःकालीन सूर्य उदय की प्रथम किरण के जैसे लगते थे, मतवाली सुंदर छाया में। उसके छाया क्या है? उसके सानिध्य में रह करके मुझे संपूर्ण सुख की प्राप्ति हुई है। क्या कह दिया? कि जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती, जैसे प्रभात कालीन उषा, हाँ, निज सुहाग मधुमाया में क्या कर देती है वो? जैसे भोर का समय होता है, हाँ, पूरब दिशा लालिमा छा जाती है और वह सूरज किसको प्यारा नहीं होता, यह संसार उसके दर्शन करता है। इसी तरह से मैं भी उसके मुखमंडल के दर्शन किया करता था। बच्चों समझ में आ गया? आगे चलो। हे मित्रों, किसके सहारे जीवन को जी रहा हूं, सुनिए और आनंद लीजिए। उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की,
पंथा, रास्ते की। उसकी यादें मेरे लिए जीवन का सहारा बनी है। क्या बनी है? सहारा बनी है। अरे मैं तो जीवन में एक पथिक था, राह में चल रहा था, यानी जीवन को चला रहा था, मैं थक चुका था, लेकिन उसने जो मेरे को संभल दिया, हौसला दिया जिंदगी को जीने का, उसी सहारे आज तक मैं जी रहा हूं। फिर सीवन कर उधेड़ कर देखोगे, क्यों मेरी कंथा की कंथा। बच्चों क्या है? गूदड़ी। क्या कह दिया कि है मित्रों? गूदड़ी आप जानते हो नहीं जानते हो? बिछोना जो मम्मी दादी बनाया करती है, तो कभी भी क्या कहते हैं कि क्या मेरी गूदड़ी को, क्या मेरे मन के सारे रहस्य को तुम जानना चाहते हो? क्या तुम मेरे मन के सारे रहस्यों को ही खोलना चाह रहे हो क्या मित्रों? हाँ, क्या कहूं मैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा ही आज कहूं। अरे मेरा तो एक सामान्य सा छोटा सा जीवन रहा है, एक इतना सामान्य कि मुझे कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। मैं कोई बड़े से बड़े पद पर नहीं था, छोटे पद पर भी नहीं था। मैं तो एक अभाव में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति हूं, जिसके पास जीवन भर कुछ नहीं रहा। क्षणिक सुख था, वो भी हाथ से चला गया। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं? क्या ऐसा नहीं होगा मित्रों कि मैं औरों के जीवन के बारे में सुनूं और अपनी व्यथा, अपने दुख दर्द को मन में ही मौन होकर के मैं बैठा रहूं? हाँ, क्या कह दिया कि सुनकर तुम क्या भला करोगे। यदि मैंने आपको सुना भी दी, अपनी पीड़ा, अपने दुख दर्द, अपनी जिंदगी के क्षणिक सुख को सुना दिया, तो आप मेरा क्या तो भला करोगे? हाँ, मेरी भोली आत्मकथा, मेरी तो एक सीधी सादी आत्मकथा है, यानी यथार्थ है। जो कुछ है वह यह है कि मेरा जीवन एक निराशावादी है, अभाव में जीने वाला हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को अपने जीवन की बातें बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना भी नहीं आता है। ये समझ में आ गई? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। क्या कह दिया कि है मित्रों, अभी मेरे पास इतना समय भी नहीं है। मेरे मन की पीड़ा, मेरे मन के दुख दर्द अभी मन में ही सोए हुए हैं और मैं इनको जगाना नहीं चाहता। यदि मैं इनको वापस याद करूंगा तो मेरे मन का दुख और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए मन की भावनाओं को मन में ही रहने दो, जिससे कि मैं आपके सामने थोड़ा हंस तो लूं। ये समझ में आया नहीं आया आपको? पूरी पंक्तियां समझ में आ गई? चले फिर अब क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? प्यारे बच्चों, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि जिसने भी संसार में आत्मकथाएं लिखी है, केवल इस संसार के लोगों ने उनका उपहास उड़ाया है, उनके मजाक उड़ाई है, इसके अलावा उनके रहस्यों को नहीं जाना। इसलिए कवि चाहता है कि मैं भी आत्मकथा न लिख करके औरों के जीवन की आत्मकथा को सुन। बात समझ में आया? यानी औरों की जो आत्मकथा जिसने लिखी है उनको कोई महत्व नहीं मिला है। आगे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कथन
के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो क्या कहना चाहता है? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि वह अपनी प्रिया को, जो उसके जीवन में क्षणिक सुख आया, उसको मित्रों को सुनाना चाहता है कि मेरे जीवन में एक क्षणिक छोटा सा सुख आया था जब मेरे प्रिया का संग मेरे साथ था और उसके सानिध्य में रह करके मैंने जिंदगी को जीना सीखा है मित्रों, प्रेम भरी बातें मैं आपके सामने कैसे कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि प्रेम की बातें तो हमेशा छिपाने की होती है, बताने की नहीं होती है। आगे चले अपन। आत्मकथ्य कविता की भाषा की विशेषता अपन दे सकते हैं बच्चों। खड़ी बोली भाषा है, सहज है, सरल है, भावानुकूल है। दूसरी बात कौन सी? एक गयात्मक लयात्मक शैली है इसमें। तीसरी बात अपन कर सकते हैं कि तत्सम संस्कृत के शब्द भी हैं, तद्भव हिंदी के शब्द भी हैं, दोनों का सम्मिश्रण है। तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा ये रही है। एक अलंकारों का उचित प्रयोग। अलंकार इसमें आपने देखे नहीं देखे, अनुप्रास है, इधर से रूपक अलंकार है, इधर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आदि अलंकारों की प्रधानता इसमें है। तो अब एक्सरसाइज नंबर 2 की हम बात करें, जो हमने आपके लिए ऑब्जेक्टिव एक सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने आपके लिए रखे हैं, जो एग्जाम में आपकी बहुत बहुत मदद करने वाले हैं कि कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? रोना चाहता है, खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है, या दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है? तो बच्चों हमने भी पढ़ा है, हाँ, औरों की सुनता मैं मौन रहूं, मैं दूसरों की आत्मकथा सुनूं और मैं अपनी आत्मकथा को मौन रखूं। आगे है कि कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया? किसने दिया? प्रेमिका ने, मित्रों ने, संबंधियों ने। तो हम कह सकते हैं संबंधियों ने धोखा दिया है। बात समझ में आ गई? और संबंधी नहीं आए तो मित्रों ने धोखा दिया है। बात समझ में आई नहीं आई? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कवि, कवि के मित्र, कवि के प्रेमिका। तो हम कह सकते हैं कवि थके हुए हैं। बात समझ में आई नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 कि कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहता? कौन से? सार्वजनिक या पारिवारिक, मधुर, निजी अनुभवों को। कौन सा? निजी अनुभवों को वह नहीं बांटना चाहता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कि कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? किसकी ओर? असफल जीवन की ओर इशारा किया है। किस ओर किया है? असफल जीवन। आगे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए कि गहरे नीले आकाश में अगणित लोगों ने क्या लिखे हैं? आत्मकथा, कविताएं, कहानियां, गीत। तो अपन कह सकते हैं आत्मकथा लिखे हैं। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 7 कि कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? किसका दिया है? भंवरे का। कहां पे लिखा हुआ था? मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी। हाँ, तो मधुप कौन है? भंवरा। क्वेश्चन नंबर 8 कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? क्लेश रहित कह सकते हैं अपन, कोई क्लेश नहीं था। हाँ, सुखी था ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये तो दोनों हो जाएंगे। आगे चले अपन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप कि कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? कैसा जिया है? दुखदायी जीवन जिया है, क्योंकि निराशावादी है ना। सुख तो प्रिया का जब उनकी पत्नी उनके साथ तब मिला था, वो भी क्षणिक मिला था। उसके बाद तो दुख ही दुख मिला है, निराशा, उदासी, दुख। तो अपन कह सकते हैं कैसा जीवन दिया है? दुखदायी। स्वतंत्र भी कह सकते हैं। हाँ,
आगे 10, मुरझाकर गिर रही पत्तियां, किसका प्रतीक है ये? मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशाओं का प्रतीक है बच्चों। ये बात समझ में आई नहीं आई आपको? आगे चलें। यस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन अभ्यास पुस्तिका में जो आपके प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर आपके लिए लिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें 1, भाव स्पष्ट कीजिए। क है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। देखिए आंसर। उक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कवि भी अन्य लोगों की भांति सुखमय जीवन बिताना चाहता था, पर परिस्थितियां वश सुखमय जीवन में यह अभिलाषा उसकी इच्छा बनकर ही रह गई। सुख पाने का उसे अवसर भी मिला, पर वह हाथ से आते आते रह गया, अर्थात उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वह सुख जीवन का आनंद अधिक दिनों तक न पा सका। समझ में आया नहीं आया? आगे चले अपन। ख, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग मधुबाया में। श्रृंगार से पूरा। हाँ, कि कवि की प्रेयसी अत्यंत सुंदर थी। उसके कपोल इतने लाल, सुंदर और मनोहर थे कि प्रातःकालीन उषा भी अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए लालिमा इन्हीं कपोलों से लिया करती थी। अर्थात उसकी पत्नी के कपोल उषा से भी बढ़कर सौंदर्यमय थे। आगे चले बच्चों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, आत्मकथा भाषागत विशेषताएं बताइए। तो देखते हैं अपन। कविता की भाषागत विशेषताएं निम्न है। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि संस्कृत शब्दों की बहुलता होने के कारण आत्मकथा में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। जैसे इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य के जीवन इतिहास, उनकी स्मृति पाथे बनी पथिक की पंथा की, तो ये संस्कृत निष्ठ भाषा है। आगे प्रतीकात्मकता, आत्मकथा की प्रतीकात्मकता भाषा को खूब प्रयोग हुआ है। जैसे मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागरिती, यानी गागरिती होना क्या है? मन का खाली होना है। हाँ, मधुप गुनगुना कर, जैसे भंवरा अपने गुनगुन की आवाज से सारी बात कह जाता है और किसी को समझ में नहीं आती, उसी तरह से कवि है जो मन ही मन में सारी बात कहता है लेकिन बाहर प्रकट नहीं कर पाता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, तो ये भी क्या है कि चांदनी रातें कभी भी अपनी कहानियों को थोड़ी कहती है, उसको तो महसूस किया जाता है। सीवन कर उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंता की गोदड़ी, क्या मेरी गोदड़ी को उधेड़ देना चाहते हो? क्या उसके अंदर जो कपड़े हैं और कॉटन है उसको निकाल देना चाहते हो? तो यहाँ पर एक प्रतीकात्मक शैली है। तीसरा बिंबात्मक आत्मकथ्य। बिंब क्या होते हैं? दृश्य होते हैं, छोटे छोटे दृश्य यहाँ पर लिए हैं बच्चों, साकार हो उठे हैं। जैसे मधुप गुनगुना कर कह जाता, यानी हम इस पंक्ति के माध्यम से कहाँ चले जाते हैं कि यार भंवरा भी तो ऐसा ही होता है कि भंवरा भी तो गुंग 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 करता रहता है, पुष्प के ऊपर मंडराता रहता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज गिनी। पत्तियां, पेड़ों से पत्तियां कब गिर जाती है? जब पुरानी हो जाती है। इसी तरह जब जीवन पुराना हो जाता है तो क्या होती है? भावनाएं झड़ने लगती है। अभी समय भी नहीं है थकी सोई मेरी मौन व्यथा, यानी कैसा बता दिया कि जैसे कोई व्यक्ति थक कर सो जाता है, उसी तरह से मन की पीड़ाएं मन में ही दबी रह गई है। बच्चों, अलंकार के लिए तो मैंने आपको विशेष बोला है। अनुप्रास, कहे जाता कौन कहानी, यह अपनी क वर्ण की आवृत्ति। सबसे पहले तो आपको देखना है कि अनुप्रास होता क्या है। जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास होता है। तो क वर्ण की क्या है? आवृत्ति। तो कौन सा अलंकार हुआ? कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। तब भी कहते हो कह डालू क क क क क, बिल्कुल हो गया। मानवीकरण अलंकार क्या होता है यह भी समझना है कि जहां पर मानव को प्रकृति का रूप दे दिया जाए या प्रकृति को मानव का रूप दे दिया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। कैसे? कि मधुप गुनगुना कर कह जाता,
जैसे एक भंवरा अपने मन ही मन कहानी को कह जाता है, उसी तरह से कवि का मन भी क्या है? भंवरा एक प्राकृतिक अंश है, भंवरा एक अमूर्त है, कवि का मन एक मूर्त है। हाँ, थकी सोई मेरी मौन व्यथा, जैसे कोई थक कर के सो जाता है उसी तरह से भावनाएं सो चुकी है, यानी मैं उनको बाहर प्रकट नहीं करना चाहता। बच्चों, रोयता एवं संगीत ये गलत है, रोयता नहीं, गयता, गयता एवं संगीतात्मक। मैंने आपको अभी बताया भी था, सारी कविता मैंने आपको गा करके सुनाई है और जितना मेरे से हो सका उतना मैंने आपको इसमें बेस्ट से बेस्ट एक गायन कला के साथ इसको प्रस्तुत किया है। तो कविता में प्रत्येक पंक्ति के अंत में दीर्घ स्वर, स्वर मैत्री होने की गयता है, संगीतात्मकता के गुण हैं। जैसे तब भी क्या है? तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। हाँ, ये गयता है। समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अपन, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? बच्चों, उत्तर, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था कविता में उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है कि कवि की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। उसका रूप सौंदर्य कैसा था? प्रातःकालीन उषा से भी बढ़कर था। कवि को उसके रूप सौंदर्य को सानिध्य अल्पकाल के लिए ही मिल सका। उसकी पत्नी सुख की अल्पकालिक मुस्कान बिखेर कर उसके जीवन से दूर हो गई। इससे कवि के चिरकाल तक सुख पाने की कामना अपूर्ण रह गई। कवि ने इस व्यथा को दबाना चाहा पर कविता में वह प्रकट हो गई। कैसे? कैसे प्रकट हो गई? कि जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में, हर उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। हाँ, रचना और अभिव्यक्ति यहां तक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं यहाँ पर मिलती है। बच्चों, सबसे पहली विशेषता है विनम्रता। हाँ, कि प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों के प्रमुख स्थान रखते हैं, फिर भी वे अत्यंत विनम्र थे। वे अपने जीवन को उपलब्धिहीन मानकर कहते थे कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी बड़ी कथाएं मैं आज कहूं। दूसरा, सरल स्वभाव था साहब, कि प्रसाद जी सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे। वे अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहते थे। यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, यथार्थता। यथार्थता क्या होता है? सत्यता। प्रसाद जी यथार्थवादी थे। वे यथार्थ को स्वीकार कर कहते थे, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, यानी जो मैं कहूंगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इनके जीवन में तो कुछ भी घटित नहीं हुआ है। बच्चों, कैसा लगा आपको? ये कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइबर करना और इसके बाद और भी बहुत सारे वीडियो आपके पास में आते रहेंगे। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद।